तो दोस्तों डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। संभावित प्रश्न एक तरह से आप लोग मान सकते हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं ये प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसी के लिए हमने बनाया है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? पाषाण संस्कृतियों को। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? शिकार अवस्था है। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? पत्थर से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में स्टार्ट किया था? नवपाषाण युग में। मानव ने कृषि कार्य का आरंभ किस युग में किया था? नवपाषाण युग में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सही है, तांबा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? जौ का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? कोल्डिहवा से मिला। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु काल की सभ्यता आपका कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 1921 में हुई थी। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? राखल दास बनर्जी को जाता है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोथल और सतलज ये सुमेलित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य आपका लोथल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग जो थे वो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, लोहा। किस हड़प्पा सभ्यता स्तर से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? जो आर्य थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, सप्त सिंधु प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र जी थे। इंद्र देवता माना जाता था। ऋग वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इनको माना जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? जो आर्य ऋग्वैदिक आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। ऑप्शन नंबर बी सही है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? उनकी भाषा बताना है आपको। संस्कृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद आपको बताना है। तो ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में से की गई है? दोनों में की गई है। यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी सही है, यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गाय का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वैदिक काल का सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी है? आपको संस्था का नाम बताना है। सभा। अगला देखिए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदियां और आधुनिक नाम
कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। कुंभा सुवास्तु, ऑप्शन नंबर डी सही है, कुंभा सुवास्तु। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? प्रजापति, प्रजापति को माना जाता था। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? जो उत्तर वैदिक कालीन लोग थे उन्होंने लोहे की खोज की थी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंडकोपनिषद। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां व्रत कौन सा जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? जैन धर्म में त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? सम्यक वाणी इसमें शामिल नहीं है त्रिरत्न में। और क्वेश्चन नंबर 38 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली कुंडग्राम। क्वेश्चन नंबर 39 है, र्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है कौन? जैन धर्म। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी सही है, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? वो किस भाषा में उपदेश देते थे जो महावीर जी थे? प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, निरंजना के तट पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ये सभी बुद्ध हैं, धम्म हैं, संघ हैं। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ से आपको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अंगुत्र निकाय। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महाजनपद और राजधानी आपको मैच करवाना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 का, कोसल और मथुरा ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है गांधार, तक्षशिला, मगध, गिरिव्रज, अंग, चंपा। अगला क्वेश्चन देखिए, 50
हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अजात शत्रु को कहा जाता है कुणिक। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाइन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 52। वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता देने वाला शासक था। बिंबिसार। वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता देने वाला शासक कौन था? बिंबिसार। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलने का श्रेय किस शासक को है? अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 54 है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। अगला क्वेश्चन देखिए 55। किस शासक को सर्व छत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? महापद्मनंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? धनानंद था। सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का शासक था। सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर एवं पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता झेलम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वितस्ता या हाइडेस्पीच का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 59 है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचाना है? विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी बोला जाता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने किसे हराकर की थी? मौर्य वंश की स्थापना धनानंद को हराकर की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। कौटिल्य का विश्व प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखिए 64। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो है वो किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है। क्वेश्चन नंबर 65 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो किस धर्म का अनुयायी बना था अपने अंतिम समय में? जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनानियों ने किस अमित्रघात कहा है? किसे अमित्रघात कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिंदुसार को कहा है। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के जो शिलालेख थे उसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है? 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक नाम मिलता है? किस शिलालेख में अशोक नाम मिलता है? मास्की और गुज्जर। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और आरामेइक में प्राप्त होता है?
इनका कौन सा अभिलेख ग्रीक और अरामेक में प्राप्त होता है? सरेकुना, कंधार। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? जो सांची का स्तूप था उसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो 7 भागों में किया है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्णन 7 भागों में किया है। किस मौर्य शासक ने धम्म की प्रतिपादन किया था? क्वेश्चन नंबर 74 का सम्राट अशोक। 75 देखिए, किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था? किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था? अशोक ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता है? मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता है? बेगारी को निःशुल्क श्रम जो होता है उसे विष्टि कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? अश्वमेध यज्ञ किस शासक ने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 78वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? जो भूमिदान का उल्लेख है वो किस राजवंश के समय का है? सातवाहन। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाया था? तो किस राजवंश ने चलाया था? सातवाहन ने ही चलाया था। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंडो ग्रीक हिंद एवं। किस राज्य के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोंडो फर्निस। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। 85 क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो ये किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, किस गुप्त का शासक को कविराज कहा गया है? किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 88, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने कहाँ बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो बोध गया में बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। अगला क्वेश्चन देखिए 89 है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। 90 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो किस उपलक्ष्य में किए थे इन्होंने? शकों को हराने के उपलक्ष्य में, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? जो नवरत्न थे वो किसके दरबार में थे?
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। ये थे कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए 93। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? जो गुप्तकालीन स्वर्ण के सिक्के होते हैं उन्हें कहा जाता है दिनार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुप्त काल में। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए 96। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के जो थे वो गुप्त काल में चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 97 है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? जो चीनी यात्री था वो हेन सांग किसके शासनकाल में आया था भारत? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तो ये वीडियो आपका यहीं पे एंड होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 हम अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।